Potential energy between the particles due to their relative positions, configurations, and orientation. It's called potential energy. This is the energy between the two charges, plus Q, Q minus Q. These are the energies. There will be energy. They do have the energy. We don't know how it is, but it is there. So this is called potential energy. Between two charged particles. Similarly, we have two masses also, point masses. M1, M2. अगर दोनों को अगर हम दोनों को छोड़ दें, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे. They have potential energy. The potential energy between two masses. And third thing is spring block system. Okay. Yes, sir. अब इसको डिफाइन कैसे करें? ये तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है. कुछ दिख तो रहा है नहीं. ये वाला तो ये वाला हो गया ना, प्रैंक हो गया एक तरह से. अपने आप एनर्जी क्रिएट होने वाला जैसा लग रहा है, ऐसा हमने पढ़ रखा है, ऐसा दिख रहा है. लिखा है ना कि जो बॉडी रेस्ट में होता है वो पोटेंशियल एनर्जी वो करता है, एक्वायर करता है, स्टोर करता है. कैसे? एक ब्लॉक को रखो सरफेस पे, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर किए हुए हैं? तो ऐसा बोला जाता है ना कि जो रेस्ट में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. किसमें? जैसे कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो बोला था ना इसके पास इट हैज अ पोटेंशियल या इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो बस चेंज करने का जरूरत है. रेस्ट में मतलब जैसे एक पार्ट बुक रेस्ट में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. हाँ, कैसे? कहा जाता है ना, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं. तो वही तो क्यों कहा जाता है? नहीं पता. जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, कभी ना कभी कोई चीज होगा जो सिस्टम इन्वॉल्व होगा. एक खुद का ना कोई अपना पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करते हैं. हम वो समझाने के लिए हम समझा दिए थे कि किसी आदमी के अंदर पोटेंशियल है, जब तक दिखेगा नहीं तब तक चेंज नहीं लाएगा, तब तक दिखेगा नहीं. वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. उसमें बहुत सारे एनर्जी लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रोसेस लगा हुआ है. ठीक है. हम इस एक चार्ज और मास सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. हम तुम्हारे अंदर किसी के अंदर या हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. उसमें बहुत सारे अलग चीजों के भी एडिशन होता है. बस वो समझाने के लिए मैंने बोल दिया था. देखो इस मास को, ये अपने आप तो नहीं, बट कुछ ना कुछ तो होता ही है. अट्रैक्ट होने करने लगते हैं, ये रिपेल करने लगते हैं, ये भी अट्रैक्ट करने लगता है. इसको एक्सटेंडेड करोगे तो ये छोड़ोगे तो अपने आप वापस जाना चाहेगा ही.
नेचुरल लेंथ पे जाना चाहेगा, लेकिन वो रुक नहीं पाता है, फिर दूसरी काइनेटिक एनर्जी फिर पास कर जाता है, तो स्विंग करता रहता है और ऑसिलेट करता रहता है। तो जो भी एनर्जी क्रिएट हो रहा है ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन और ये, उसको ना पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कोई ऐसा एजेंट होगा जो दिखाना चाहेगा अपने एनर्जी को, ठीक है ना, कोई ऐसा एक जरिया होगा ना जिससे वो पता करना चाहेगा, बताना चाहेगा कि हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो जरिया जो है वो फोर्स है, ठीक है। और दिखता कैसे है, किस फॉर्म में दिखता है हमें, या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, या तो साउंड एनर्जी के फॉर्म में सुनाई देगा। जो हमारे सेंसेस है, जो जिस तरह से सेंसेस है, जो हमारे 5 सेंसेज है, वो अगर वो 5 सेंस इस एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी था किसी तरीके से। लेकिन अगर ये पांचों सेंस में से कोई सेंस, पांचों सेंस में से अगर डिटेक्ट नहीं कर पाया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो पोटेंशियल एनर्जी है भी या नहीं है। ऐसे ना जाने कितने ऐसे एनर्जीज हैं जो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एनर्जी भी है, क्योंकि हमारा 5 सेंस जो है वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा है उस एनर्जी को, है कि नहीं। हो सकता है वो एनर्जी हमें अफेक्ट भी करते हो, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो 5 सेंस दिया हुआ है, 5 जो डोर्स दिए हुए हैं किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का, किसी भी पार्ट को लेने का, वो वही नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। उतना डीप में नहीं जाएंगे हम, बस इतना ही सोचने की कोशिश करेंगे कि हमें जो एनर्जी दिख रहा है ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिख रहा है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कैसे हो रहा है, हमने पता है कि वर्क एनर्जी कहाँ से क्रिएट होता है। काइनेटिक एनर्जी को जब कोई फोर्स वर्क डन करता है। लिंक समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्या लिंक करना चाह रहे हैं? लिंक को समझने की कोशिश करो। ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखता है। हमने कुछ देर पहले डिफाइन किया वर्क एनर्जी थ्योरम कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, कहीं ना कहीं वर्क डन तो हुआ होगा। वर्क डन करता कौन है? वर्क डन फोर्स करता है। किस पे करता है? जिस पे पॉइंट पे लगा हुआ है। तो लिंक को, पूरा लिंक को समझने की कोशिश करो। अगर ये लिंक समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें देखने में जो हमारा फीलिंग है, जो हमने फील किया है, ठीक है, हम अपने फीलिंग के हिसाब से सब कुछ डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें ही इसी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, हमारे फीलिंग के हिसाब से। कहाँ तुम्हें लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? अगर इसको नजदीक रखे तो ज्यादा होगा, कि इसको दूर रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? ये दोनों दूर रखेंगे पॉजिटिव तो चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। दूर रखेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। वेरी गुड। और इसको ऐसा तुमको फील होता है? इस केस में दोनों में दूर है, बट उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एरिया भी तो मैटर करता है ना चार्जेस में। एरिया मतलब कितने दूर तक वो अट्रैक्ट कर रहा है चार्ज किसी पार्टिकल को, उस पर डिपेंड करता है वो तो पोटेंशियल इनफाइनाइट एनर्जी। तक अच्छा, इनफाइनाइट तक अट्रैक्ट करता है। इसमें बताओ कहाँ ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है? नेचुरल लेंथ पे है कि जब एक्सटेंड करके रखेंगे तब है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा? जब खींचेंगे तब। तो हमारा फीलिंग यही कहता है ना, जब ज्यादा स्ट्रेस्ड दिखता हो कोई चीज, उसमें बोलेंगे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। यस नहीं, तो किसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है? यहाँ पे ज्यादा मतलब स्ट्रेस टाइप का लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस टाइप का लग रहा है? ज्यादा दूर रहेगा तो दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाएगा। यहाँ पे फोर्सेस क्या है दोनों के बीच में? जल्दी भागना चाह रहा है, इसमें थोड़ा चाह तो रहा है लेकिन थोड़ा फोर्स कम है। तो इस समय मुझे लगता है कि कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे दूर भाग रहा है, इस पोटेंशियल एनर्जी हैज डिक्रीज। लेकिन सेम चीज उल्टा हो रहा है यहाँ पे। वही चीज, उसी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। जब ये आपस में दूर होते हैं, जब बहुत दूर है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे नजदीक आते हैं सोचते हैं कि जल्दी अट्रैक्ट हो जाए, है कि नहीं। तो फीलिंग और पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करो। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मतलब बस ज्यादा है और कुछ नहीं। हम क्या कर सकते हैं कैसे ज्यादा है? तो कब कम ज्यादा है तो कह सकते हैं कम है। यही तो नहीं पता चल रहा था कब कम है कब ज्यादा है। जैसे ये बोलते हैं ना कि कहने का किसी मतलब
बॉडी को सर्टेन हाइट पे रखेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर सकता है, तो जितना हाइट होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। उससे और ऊपर लेके जाओ। उससे और ऊपर, हाँ जितना ऊपर ले जाओ उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो फिर ज्यादा कौन है? कम कौन है? मतलब उससे थोड़ा ऊपर हो गया तो ज्यादा हो गया, नहीं उससे नीचे वाला है तो कम है, एक मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है ही नहीं, कि ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि ये ज्यादा है ये कम है। अगर इन्फिनिटी पर चल गया तो कहाँ इन्फिनाइट पे? इन्फिनाइट हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ओ और ज्यादा हो गया। कौन ज्यादा है, जीरो ज्यादा है नेगेटिव ज्यादा है? ज्यादा जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो सर। जीरो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मतलब, हाँ जीरो। ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है, मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो स्टेज में नहीं रहना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि और स्टेबल स्टेट में आए। हम इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को कम या ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि अर्थ है और ये पार्टिकल है, ऑब्वियसली इसको छोड़ोगे तो क्या करता है, नजदीक जाना चाहता है, ये नजदीक जाना चाह रहा है, कि मतलब मोर स्टेबल स्टेट कौन सा है? एक मिनट, हाँ क्या कर रहे थे कि ये अर्थ है, हम ज्यादातर अर्थ ब्लॉक सिस्टम ही लेंगे, ठीक है। अब इसको ना छोड़ दिया, इस पार्टिकल को कौन ज्यादा ज्यादा नजदीक रहना चाहेगा, मतलब कौन सा स्टेज के पास ज्यादा रहना चाहेगा, यहाँ पे यहाँ पे? स्टेज ए और स्टेज बी पे। ज्यादा प्रीफर करेगा ना कि बी पे रहे। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ज्यादा तो कोशिश करेगा ना कि हम बी के पास रहें, नहीं? यस ये सर। तो यही कोशिश करेगा ना कि बी के पास रहें हम। तो अगर ये बी के पास रहने की कोशिश कर रहा है, ए है ये बी के पास रहने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा स्टेबल स्टेट ये हो गया। स्टेबिलिटी मतलब कम एनर्जी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कम एनर्जी, ठीक है। ज्यादा स्टेबल मतलब लेस एनर्जी, लेस स्टेबल मतलब मोर एनर्जी। तो हम क्या करेंगे इस पूरे एनालिसिस में, दो ही चीज पे फोकस करेंगे। एक हम अर्थ ब्लॉक सिस्टम पे फोकस करेंगे, और दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे फोकस करेंगे। अर्थ ब्लॉक सिस्टम पे फोकस करेंगे और दूसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी फोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ और ब्लॉक सिस्टम लेते हैं। और हम ये मानेंगे कि अर्थ जो है फ्लैट है, अभी फिलहाल के लिए फ्लैट तो नहीं है, मतलब सर्कुलर ही है। अर्थ को इतना मानेंगे और ब्लॉक को ज्यादा हाइट पर नहीं ले जा रहे हैं। अजम्पशन है कि जी इज नॉट चेंजिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अजम्पशन इज जी इज कांस्टेंट। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मान लो इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हैं, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है? ऊपर ले जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ बढ़ रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चलते जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाता जाएगा ये। तो हमारे पास इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का फोर्स के अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं कि हम डिफाइन कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हमें डिफाइन करने के लिए इस पोटेंशियल एनर्जी को
वर्क के अलावा कोई और तरीका अभी नहीं दिख रहा है, बाद में कुछ कर लेंगे देख लेंगे, लेकिन वर्क के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। तो मान लो ये ब्लॉक यहाँ था, ग्राउंड पे था, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ग्रेविटी कैसा काम कर रहा है? पॉजिटिव काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव काम कर रहा है। नेगेटिव काम कर रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? अर्थ बढ़ ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। हाँ। अब इसको नीचे लेके आते हैं, अगर नीचे लेके आएंगे तो ग्रेविटी नीचे छोड़ देते हैं, आने देते हैं अपने आप। मान लो ये आ रहा है, ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है नेगेटिव है ऊपर से नीचे आने में? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ना उल्टा है एक दूसरे के। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ये सेम चीज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वर्क एनर्जी और सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, लेकिन फिजिक्स में जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन कुछ और होता है। क्लियर? अब सोचो जरा, अब थोड़ा सा ना एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे थोड़ा समझाने के लिए, और कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली इसको बांध के रख लेना है। मान लो ना आप ना अपना काम करते हो, तो आपका एनर्जी कम होता है घटता है? सॉरी, कम होता है बढ़ता है? कम होता है। हमारा एनर्जी तो एग्जॉस्ट होता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, कोई सिस्टम है इंटरनली अपना काम करने दे रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, पॉजिटिव काम करके अपना एनर्जी देता है। किस फॉर्म में देता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देता है, या तो कोई और एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है। यहाँ पे फिलहाल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि और चीज एयर रेजिस्टेंस हम दूसरा को हम नहीं समझना चाह रहे हैं। तो ये जो एनर्जी आया है, अगर ये वर्क डन, जो भी वर्क काम कर रहा है, जो भी फोर्स काम कर रहा है, पहले जो यहाँ था यहाँ से यहाँ आया है, इसी चीज को देखो अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यहाँ से अगर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ अगर आता है, अगर यहाँ से यहाँ आता है तो ये पॉजिटिव काम करेगा। अगर पॉजिटिव काम करेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। यही चीज उल्टा जब करता है, अगर नेगेटिव काम किया है तो इसका वर्क डन, उसका एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा कितना से घटेगा, हम उसी के वर्क के बराबर लिख देंगे, ठीक है ना। और कोई तरीका नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारा जो देखा जाए तो इसका जो V आ रहा था √2gh आ रहा था, और काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर आ रहा था। तो ये जो एनर्जी है, मान लेते हैं इसको mgh पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ में कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारा जो खुद का कैलकुलेशन, जो हमने खुद के कैलकुलेशन किए हैं, उसमें ना सटीक बैठ रहा है। ये खुद पे क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। हमें क्या करना होता है, हमें उसी के टर्म में डिफाइन करना है, क्योंकि हम कुछ हर चीज फोर्स ले रहे हैं। और पहला चीज, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। लिखो तो पहला चीज, फर्स्ट थिंग, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि भाई यहाँ जीरो है, ऐसा नहीं कर सकते कि ये भाई यहाँ जीरो हो सकता है। हो सकता है, अलग चीज है, जीरो है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, पहला चीज। मतलब ये कहीं हम नहीं कर सकते कि भाई यहीं पे जीरो है, यहीं पे 1 है, 2 है, 3 है। ऐसा कहना एक तरह से क्या होगा, एक तरह से पता नहीं क्या होगा। देखो तो कुछ कह सकते हो क्या किया है? दोनों को देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या कहूँ मैं, जीरो कहूँ क्या कहूँ। सेम ब्लॉक यहाँ रखोगे तो थोड़ा पोटेंशियल और ज्यादा हो जाएगा। ये जो फीलिंग है ना, ये जो बात है, जो हमने फिट कर रखा है दिमाग में अपना, हायर जगह तो पोटेंशियल एनर्जी इसका तरफ बढ़ा हुआ लग रहा है, ये लेस स्टेबल स्टेट में है, ये मोर स्टेबल स्टेट में है, और नजदीक आएगा तो ज्यादा स्टेबल दिखने लगेगा। तो ये हम बस इतना कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ठीक है। लेकिन एक चीज, बड़ी कॉमन चीज सी बात है, हमने अभी देखा है कि अगर ये वर्क डन करता है, ग्रेविटी अगर वर्क डन करता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, माइनस डेल्टा यू। यू को पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन करते हैं। यू को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। या डेल्टा यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये डेफिनेशन है, ठीक है। जो कि कहीं से आया नहीं, आम बोल चल के भाषा से आ रहा है। मुझे लगता है कहीं पे समझने में दिक्कत हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। लेकिन हाँ हाँ, तो ये जो डेल्टा यू है माइनस, समझ में आया? इज इट क्लियर? अब देखो, सो मान लो ये ब्लॉक है, इसको ना यहां से यहां ऊपर से नीचे से ऊपर लेके गए, कितना किया? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। सो माइनस mgh, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? डेल्टा यू कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव mgh। देखो तो अपने आप प्लस mgh आ रहा है कि नहीं? प्लस होना चाहिए था कि नहीं? ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लेस स्टेबल है, यहाँ पे मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल मतलब लेस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहां से यहां जाने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ गई। कितना से बढ़ा है? कितना से बढ़ा है ये? प्लस mgh। mgh से, mgh से बढ़ गया है ये। ठीक है, मान लो ये पहले h1 पे था, h1 हाइट पे था ग्राउंड से, अभी h2 हाइट पे चला गया। ये m1 m है। अब बताओ यहां से यहां ले जाने में कितना किया है वर्क डन बाय ग्रेविटी? इसका एनर्जी कितना बढ़ा है? डेल्टा यू कितना हुआ है? ये इनिशियल है या फाइनल है? माइनस mgh। H2 minus H1 sir. mgh2 माइनस What h1 से बढ़ गया। mgh1 h2 माइनस h1 से बढ़ गया नहीं ये? क्वेश्चन नंबर 3, ये h1 पे था, फिर यहां से यहां आ गया ये। अब बढ़ेगा या घटेगा?
घटेगा। अब कितना हुआ है डेल्टा यू? MGH माइनस mgh। अभी हो जाएगा माइनस mgh। कैसे? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? mgh सो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? माइनस mgh। अगर पॉजिटिव काम किया है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव काम किया है तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो तो since absolute is not since only potential difference is defined, since only potential energy difference is defined, we can define anywhere zero potential energy state. तो मान लो कि यहाँ जीरो डिफाइन कर दिया हमने, यहाँ जीरो डिफाइन कर दिया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? यहाँ पे जीरो डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? वहाँ h होगा। एच पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकता है? कुछ तो सिर्फ होना चाहिए जब आपका जो जीरो है यहाँ पे height जीरो डिफाइन किया है, यहाँ पे कितना होगा? इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी से तो जीरो हो जाता है पोटेंशियल का एनर्जी। अगर इसका जीरो हुआ तो इसका माइनस mgh होगा ना? हाँ हाँ अगर यहाँ जीरो मानेंगे तो यहाँ पे माइनस mgh हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ जीरो मानेंगे तो यहाँ पे प्लस mgh हो जाएगा, नहीं? हाँ बस यही पूछ रहे हैं, हो गया खत्म। ज्यादातर हमने जो 10th क्लास में पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना 9th 10th में, मुझे याद नहीं है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh ऐसा कुछ, तो जो हमने पढ़ा था ये माना था कि कहीं जीरो है। कहाँ जीरो माना है? कहाँ जीरो माना है? यहाँ जीरो माना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये mgh होगा। फाइन। माइनस एमजी इतना होगा सर। ऊपर वाला ज्यादा है ना? नीचे जीरो होगा तो ऊपर वाला माइनस एमजी इतना होगा। अब बोलो क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? सर हम बोल रहे थे अगर कोई सब्सटेंस ऊपर फेंका गया तो ना वो तो माइनस में चल जाएगा ना। यहाँ कहाँ पे माइनस होगा? अगर कोई जैसे कि बॉल है उसको ऊपर फेंके माइनस फिर ऐसा वो कुछ तो होगा माइनस नहीं, माइनस प्लस नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस होगा।
लेकिन वही। उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस होगा, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, आप उसे पोटेंशियल एनर्जी आया ना, पोटेंशियल एनर्जी आ गया ना उसके अंदर, उसको पूरे छोड़ दोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा वो। नहीं, यस सर। तो अगर ये नेगेटिव काम किया है तो उसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। मतलब इसको अगर 0 मानेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg इंटू एच। ठीक है, अगर यहाँ 0 मानते हैं तो अजम्पशन, क्योंकि एब्सोल्यूट तो डिफाइन है ही नहीं, तो कंप्लीट डिलेमा है कि क्या करें, 0 किसको माने। इसको 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा mgh। लेकिन इसी चीज को उल्टा मान लो, यहाँ पे 0 मान लो तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, mgh माइनस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा mgh ही होगा। अब बात अलग है कि अगर इसको 0 कह दिए तो ये प्लस mgh है, तो इसको 0 कहेंगे तो माइनस। जैसे मान लो कि ना इसको मान लो तो इसको 0 कर रहे हैं, मतलब ये 4 है, इसको 0 कहें तो ये 4 दिख रहा है। अगर 4 को ही 0 कर देंगे तो 0 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। वही बात है, अगर यहाँ से 0 मानते हैं तो ये प्लस mgh है, तो अगर इसी को 0 मानेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर 0 मानते हो तो नीचे वाला माइनस होगा, अगर नीचे 0 मानते हैं तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस होगा। ये केवल इसी के लिए डेफिनेशन है, आगे के लिए नहीं डेफिनेशन है। आगे कुछ और बनेगा, सबके लिए अलग अलग से डिफाइन किया हुआ है रेफरेंस कहाँ पे 0 होना चाहिए। बेसिकली 0 तो इन्फिनिटी पे होना चाहिए कि जहाँ पे कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो। नहीं, लेकिन हमने इस चैप्टर के लिए 11th क्लास के चैप्टर के लिए हमने 0 सरफेस से माना है। इसको 0 पे मान के इसको प्लस मान लो, या सॉरी इसको 0 मान के इसको प्लस मान लो, या तो इसको 0 मान के इसको माइनस मान लो। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर? यस सर। तो अगर हम इसको 0 मानते हैं, 0 माने या ना माने, डेल्टा यू तो वही होना है। तो अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन मानता हूं, अगर हम इसको इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, अगर हम इसको इनिशियल पोजीशन माने, इसको इनिशियल मानते हैं, इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कितना हो गया, 0 हो गया। ये सबको समझ में आया? नीचे 0 मानेंगे, ऊपर प्लस mgh, ऊपर प्लस mg 0 मानेंगे, नीचे mg माइनस mgh, ये ध्यान रखना है। और फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg। इज इट क्लियर? सो हमने देखा कि जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी को प्लस mgh मानते हैं, जब इसको छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, रिलीज कर देंगे, जब ये यहाँ आता है तो इसकी भी एक वेलोसिटी होती है, उसका स्पीड होता है √2gh, और काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो आ जाएगा अगेन mgh। नहीं, ऐसा किया, ऐसा कर सकते हैं हम। अगर इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ से तो इसके एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh। क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर केवल ग्रेविटी लग रहा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस मतलब माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के।
पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, अभी कम हो गया, तो लॉस हुआ है, लेकिन वो किसमें गया है? काइनेटिक एनर्जी में। कब? जब केवल और केवल ग्रेविटी लग रहा हो, तो उसके अलावा कोई और नहीं लग रहा हो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग। या इसी तरह का कोई ऐसा फोर्स लगे केवल। ये ब्लॉक यहाँ था अपने पास, ये ड्रॉप किया गया, इसको मान लो 0 है, ये mgh हो जाएगा, u फाइनल 0 हो गया, तो डेल्टा के आ जाएगा mgh। और इज इट क्लियर? इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के को, माइनस डेल्टा यू को लिखते हैं हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा के को लिखते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। सो चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस के यू फाइनल। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। इसको बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इसको लिख सकते हैं आप ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। ये हमेशा वैलिड है जब केवल ग्रेविटी लग रहा हो, ऐसा नहीं लगेगा, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी को लेकर भाग जाएगा कहीं पे, आवाज साउंड के फॉर्म में, इसके फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिकल इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल फाइनल। इसको पूरे को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी हो गया सर। एक चीज और देखो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम,
स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम जब स्ट्रेस्ड हो या कंप्रेस हो तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है? या तो ये स्ट्रेस्ड है या तो ये कंप्रेस्ड है, दोनों समय एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन जब ये नेचुरल लेंथ में होता है उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, वो अपने आप कुछ ऐसे नहीं होने लगता है। नेचुरल लेंथ में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, दिख रहा है? तो ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। डेफिनेशन डिफरेंट नहीं है, डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स, नहीं? What is the formula of spring force? Minus half k x final square minus x initial square. हो गया सर। So minus में कितना हो जाएगा ये? प्लस के हाफ के इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें क्या करना है, हमेशा नेचुरल लेंथ को ना जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट मानना है हमेशा। इसमें आप मतलब एक कंफर्म है, कंसीडर ऑलवेज नेचुरल लेंथ टू बी जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। ठीक है? सो हमेशा डेल्टा यू का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? अगर यू डेल्टा यू इक्वल टू हमने डिफाइन किया है प्लस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। हमेशा चेंज को लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। हमने एक्स इक्वल टू जीरो को मान लिया है, यू इनिशियल जीरो, तो किसी का भी आप यू लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर with respect to natural length. I hope ये क्लियर हो गया। यस सर। और यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। Here also we can apply the mechanical energy conservation. लेकिन ध्यान रखना केवल एक स्प्रिंग फोर्स लगना चाहिए और कोई और नहीं लगना चाहिए, और लग गया ना तो नहीं कंजर्व होगा। तो मान लो ये नेचुरल लेंथ में है, इसको ना थ्रो कर दिया यहाँ से यू वेलोसिटी से, इसका मैक्सिमम लेंथ ऑलरेडी हमने निकाल रखा था। लेकिन इस बार हम किससे करेंगे? इस बार हम किससे करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। बताओ यू इनिशियल कितना है? यू इनिशियल कितना है? नेचुरल लेंथ यू इनिशियल जीरो, के इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर, यू फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, और के फाइनल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, नहीं है? इसको रखो, जीरो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू
हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है। x इक्वल टू रूट ओवर m बाई के इंटू यू कर रखा है कि नहीं वर्क एनर्जी थ्योरम से? क्लियर? यस सर, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही लेते हैं, यहां से रिलीज कर देते हैं। इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है, बताओ यू इनिशियल कितना है? इनिशियल 0। 0 मान लेते, अर्थ पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, क्योंकि अब तो अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ना। यहाँ पे जब एक्सटेंड होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मान लो यहाँ से एक्सटेंड हो गया ये एक्स प्लस, अब पोटेंशियल अर्थ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। यहाँ 0 माने तो अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव हो गया। 0 प्लस 0 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। इसको सॉल्व करोगे, एक्स कॉमन ले लो, के एक्स माइनस एक्स बाई 2 माइनस एम जी इक्वल 0। एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक्स इक्वल टू 2mg बाई के आएगा। ऑलरेडी आया हुआ है कि नहीं? तो सारा सवाल ना एक लाइन का सवाल बन जाता है अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ठीक से आता है तो। मतलब जस्ट लगाना है, अप्लाई करना है पिछले वाले कंसेप्ट को अभी। लेकिन ये वाला जो स्टोर करने वाला जो काम है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, सभी नहीं करते हैं। मैं थोड़ा इसलिए कम एग्जांपल लिया हूं ताकि पता चले कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अभी बस ओवरव्यू दी है, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स ऐसा काम नहीं करता है। ऐसा कभी देखा है क्या नॉर्मल फोर्स लग रहा हो अपने आप एनर्जी क्रिएट हो रहा हो? मान लो एक ब्लॉक पे ना नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऐसे, या इसको धक्का मार रहे हैं हम अपने हाथों से, क्या वापस आ जाता है क्या अपने हाथ में? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी नेगेटिव लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लगने के बाद क्या होता है? एनर्जी चला जाता है हीट और साउंड में, एनर्जी वापस लौट के नहीं आता, ऐसे फॉर्म में नहीं जाता है जहां पे लौट के भी आया जा सकता, लाया जा सके। सो फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये जो टेंशन फोर्स है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग,
उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है ही नहीं, उनके कारण साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब एनर्जी बनता है। तो वो अलग कैटेगरी के फोर्स हैं, वो अलग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ये स्टोर नहीं करते हैं एनर्जी को। इस तरह से जो स्टोर नहीं करते हैं उनको एक अलग नाम दिया जाता है, जो स्टोर करता है उसको अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। फाइन। देखो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग नॉट स्प्रिंग, फ्रिक्शन, normal, all these forces does not stores the energy. स्प्रिंग भी फोर्स को स्टोर नहीं करता है। टेंशन इन स्ट्रिंग लिखा है, मैंने स्प्रिंग नहीं लिखा है। ओह, आगे चल के हो सकता है पढ़ ले हम टेंशन के बारे में कि टेंशन ऐसा कुछ स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी स्ट्रिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके में नहीं होता है। फाइन। यस यस। तो जो फोर्सेस एनर्जी स्टोर नहीं करता है, जब नेगेटिव वर्क डन करे, उसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव, नहीं कंजर्व करता हो। जो स्टोर करता है, जो कंजर्व कर लेता है किसी और फॉर्म में, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जो फोर्सेस एनर्जी को कंजर्व करके रखता है किसी और अदर फॉर्म में, जैसे काइनेटिक एनर्जी नीचे से फेंका तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब एक कन्वर्जन को अलाउ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको नेगेटिव वर्क डन कराया जाए तो कंजर्व कर ले किसी फॉर्म में, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जिसको नहीं, जो नहीं स्टोर कर सकता उसको नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में डाल देते हैं, है कि नहीं। जैसे फ्रिक्शन को ले लिया, नॉर्मल को ले लिया, ये सब हम नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में डालेंगे अभी, ठीक है। ये हो सकता है कि दो कंजर्वेटिव फोर्सेस मिलके, या दो, एक कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव मिलकर नॉन कंजर्वेटिव को दे, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन ना तो ऑल दोज फोर्सेस व्हिच स्टोर्स द, all those forces which stores the energy in some other form which can be retrieved back or obtained back
is called conservative force. And others are called non-conservative, which does not store are called non-conservative force. So gravitational force, spring force, electrostatic force, और भी फोर्सेज हैं, उसको नाम नहीं लिख रहे हैं, आर कंजर्वेटिव. आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है. और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है. एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पहला चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड, potential energy is only defined for conservative force. तीसरा, mechanical energy is only conserved when is conserved only when only conservative forces are doing work. Even if other forces are acting, their work done is zero. Even if other forces are acting, their work done is zero. Correct? Then the mechanical energy conservation can be brought. हो गया सर.
क्लियर? तो ये है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तभी काम करेगा जब ये दूसरा ही होगा। जिसे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मान लो यहां से ड्रॉप कर दिया हमने, ये म्यू इक्वल टू 0 है, फ्रिक्शनलेस है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, यहाँ का वी निकालना है आपको। वी पता है हमें कितना है, √2gh। लेकिन सबसे पहले प्रूव करना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं। इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं? होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, लेकिन वर्क डन में नॉर्मल कितना है? 0। और हमेशा 0 है, एक जगह 0 नहीं है, हाँ, हमेशा 0 है। एट एवरी इंस्टेंट ये 0 है। क्लियर? देखो तो अगर मान लो यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक ब्लॉक का नहीं हो सकता है। अर्थ ब्लॉक सिस्टम को हम 0 मानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है, अकेले कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ नहीं होता है। तो ये m है, तो इसका u इनिशियल कितना हो गया अगर नीचे 0 माने तो? अगर यहाँ 0 मानेंगे तो u इनिशियल कितना हो जाएगा? mgh। k इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे u फाइनल कितना हो गया? u फाइनल हो गया 0, बट k फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ m/v²। पुट करो इसको, आंसर आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बाय मैक mgh प्लस 0 इक्वल टू हाफ mv² प्लस 0। देखो कितने तरीके बताए मैंने इसको सॉल्व करने का, लगभग 3 से 4 तरीके बता दे। हाफ u² प्लस के लिए माइनस हाफ mv² ना होगा। ये है u इनिशियल, k इनिशियल, u k फाइनल, u फाइनल। u फाइनल 0 है। ओके, u है। तुम लोग बैठ के पढ़ो पहले। क्लियर? यस ये हर जगह लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ये यहाँ भी लगा सकते हैं। इसको ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ आ गया। तो जहां मन करो वहां लगाओ, लेकिन ध्यान रखना है कि वर्क डन में अदर फोर्सेस 0 होना चाहिए। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, मान लो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको ऊपर ले गए, ऊपर फेंक दिया और फिर ऊपर से नीचे आया, तो वर्क डन कितना होगा टोटल? ऊपर से नीचे फेंक दिया, वर्क डन कितना होगा? mgh ऊपर से नीचे आने में टोटल वर्क डन माइनस mgh। अरे ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, टोटल वर्क डन कितना हुआ? ओ 0। तुम पहले जग जाओ, ठीक है? पानी है बगल में? हाँ है, जगे हुए हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? यस सर। आकाश बाबू थक जाते हैं क्या एक घंटे में? नहीं सर। तो ये सब यहाँ से नीचे आके रख दिया, टोटल वर्क डन कितना हुआ? 0 हुआ सर। वर्क डन 0 होगा। ये हर जगह तुम्हें पता आपको पता चलेगा।
चाहे ऐसा हो चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, इसको फेंकोगे वापस जाएगा, फिर से आएगा, टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0। इन अ राउंड ट्रिप मतलब टोटल वर्क डन, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 हो गया। सो प्रॉपर्टी नंबर तीसरा आता है इसमें, इसी से रिलेटेड, कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड नहीं करता है कि कैसे लेके जाया गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो वर्क पाथ डन कैसे इंडिपेंडेंट हुआ होता है। ये डिपेंड नहीं करता है। कैसे यहाँ से यहाँ गया, जैसे हमने लिया था ना वो हाँ हाँ ये वाला, समझ गया। ये यहाँ से यहाँ या ये यहाँ से यहाँ ले गया था, इंक्लाइन ले लिए थे, हर जगह हमेशा MGH ही आ रहा था। यस सर। ये डिपेंड नहीं करता है कैसे हुआ है। और फिर ऐसे भी ले जाके, अगर ऐसे ले जाके फिर वापस भी लेके आओगे तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हर जगह वैलिड है, चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, चाहे वो ऐसा हो, और चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वर्क डन हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? यस सर। तो ये दो सब चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, एक और एग्जाम्पल है, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब कांस्टेंट फोर्स तो हमेशा कंजर्वेटिव ही होगा। मतलब कोई दे दिया कि F इक्वल टू 2 न्यूटन लग रहा है, आई कैप, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, 2 न्यूटन आई कैप, ये कंजर्वेटिव है, ये हमेशा x की तरफ लग रहा है। जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो हमेशा x वाला डिस्प्लेसमेंट ही लेके आएगा वो। ठीक है, यस सर। F डॉट S, F डॉट प्रोडक्ट में I होता है, J होता है, K होता है, ये होता है ना। सो वर्क डन हमेशा इसका पाथ इंडिपेंडेंट होगा, और घुमा के लेके आओगे तो टोटल वर्क डन 0 भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, ठीक है, ये उसका डायरेक्शन बदल जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, यहाँ से यहाँ फोर्स फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ठीक है, उस तरह से नॉर्मल टेंशन ये सब कांस्टेंट फोर्स में नहीं आएंगे। लेकिन वर्क ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेंट फोर्स नहीं है वो कंजर्वेटिव नहीं हो सकता है। खुद ग्रेविटेशन कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, लेकिन हम सारे कांस्टेंट को हम कंजर्वेटिव मान सकते हैं। क्या होता ही है कंजर्वेटिव के मैथ को फॉलो करता है। बाकी सब चीज अपने आप है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा था हमने? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या रिलेशन था दोनों के बीच में? डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ mgh वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, एंड एफ को लिख सकते हैं आप माइनस डी यू बाई डी आर। ये रिलेशन है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का, डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। r क्या है? आर है पोजीशन, ओके या एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड, ऐसे
जैसे सिंपल हो गया u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स निकालो तो कितना होगा? ये किसका पोटेंशियल एनर्जी था? हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का था ये। कैसे आएगा? एफ इक्वल टू का माइनस डी यू बाई डी आर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के कांस्टेंट हो गया 2x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x। अरे वाकाश बाबू सही आ गया ना फिर से, माइनस के एक्स सही था ना स्प्रिंग फोर्स। यस सर। तो उसी को एक को इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, इंटीग्रेट कहाँ किए हैं आप? तो सिर्फ डिफरेंशिएट किए। हाँ वर्क वर्क डन डन के के, लिए हाँ ये इंटीग्रेट किए थे। हाँ मान लो u इक्वल टू के एक्स है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? के कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिपेंड करेगा फिजिकल सिचुएशन पे। कितना हो जाएगा ये? माइनस के। क्यों? क्योंकि माइनस डी यू बाई डी एक्स है ये, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स माइनस के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, u इक्वल टू के बाई आर। एफ निकालो कितना आएगा? आर मतलब कहीं से आर डिफाइन है, ऐसे आर पोजीशन है ये, कोई भी आर, आर्बिट्ररी आर। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ पे डी बाई डी आर हो जाएगा। ठीक है, के बाई आर। चलो बताओ, के बाई आर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई आर का? 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? r to the power -2 माइनस ऑफ 1 r to the power -2, so plus k by r square। एग्जाम्पल नंबर 4, x माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्स कितना होगा? x मतलब x एक्सिस के अलोंग ही है केवल, हमें पता है ना। फोर्स अलोंग x एक्सिस विल गिव पोटेंशियल एनर्जी अलोंग x एक्सिस, फोर्स अलोंग y एक्सिस विल गिव ओनली फोर्स अलोंग पोटेंशियल एनर्जी अलोंग y एक्सिस, ऐसा कुछ। इस केस में कितना होगा? -2x 1 माइनस 2x माइनस ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर।
So -1 minus 2x. Clear? 2x minus 1. फाइन। चलो बताओ Yes, x जहां पे sir. फोर्स 0 है। फाइंड x सच दैट फोर्स इज 0। कहां हो जाएगा ये? 2x minus 1 equal to 0। x equal to आ गया हाफ। फाइन। थोड़ा देर ना रेस्ट कर लो, 5 मिनट पानी वानी पी लो, आते हैं। Okay, sir.